ने डिस्कशन किया था उसके बेसिस पे आज कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेजिस्टिविटी। तो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। तो पिछले सेशन में जो हमने किया था वो रेजिस्टिविटी का हमने एक लॉजिकल एनालिसिस किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, कैसे वेरी करती है। ठीक है, आज के सेशन में न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम यही चीज डिस्कस करेंगे, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे और उसका ग्राफिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच टाइम will be taken by an electron to move a distance of 1 kilometer in a copper wire of cross section area 1 mm square if it carries a current of 4.5 ampere। ठीक है, इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे एक कंसेप्चुअल भी बनता है, वो भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले न्यूमेरिकल समझ लें कि एक 1 किलोमीटर का मान लो अगर कॉपर वायर है, ठीक है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, यानी कि करंट एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो मान लो अगर ये वायर है और इसकी मैंने लेंथ ले ली 1 किलोमीटर, लेंथ मैंने इसकी कंसीडर कर ली 1 किलोमीटर। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन इस 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है इस गिवन इंफॉर्मेशन से कि ये इलेक्ट्रॉन इस लाइन को, इस लेंथ को कितने टाइम में कवर करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, विच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला E/m टाउ। क्या हम इस फार्मूले को कैलकुलेट करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं? फिलहाल इस केस में तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है। अच्छा, जो टाइम लगेगा वो टाइम सिंपल हम निकालेंगे, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है कि जो है आपका 1 किलोमीटर है यानी कि 1000 मीटर हो गया। तो ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा L और सॉरी स्पीड आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, ये आएगा। तो हमें L तो पता है बट हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, लेकिन इस फार्मूले का यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता नहीं चलेगी क्योंकि ये वाले पैरामीटर हमारे पास है नहीं कोई भी, ये तो यूज नहीं कर सकते। और क्या तरीका होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का, बताइए। व्हाट इज द अनदर वे टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? और कोई तरीका पॉसिबल हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का? भाई I इज इक्वल टू ANE/VD का एक रिलेशन होता है आपके पास, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक? तो अगर हम वो रिलेशन यूज करें I इज इक्वल टू ANE/VD, अब यहां से आप VD निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक दिक्कत नजर आ रही होगी कि N की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो n की वैल्यू बेसिकली जो है आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं, और हमने क्या कहा था कि n की वैल्यू कॉपर के लिए, ये थोड़ा डेटा आपको याद होना चाहिए, n की वैल्यू कॉपर के लिए 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर के अंदर? 10⁻28। यहाँ से हम जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा I इज इक्वल टू I अपॉन ANE। ठीक है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप इसकी वैल्यू रख के देखो तो 4.5 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 इंटू 10⁻, देखो 1 mm 10⁻³ के बराबर होता है, तो 1 mm स्क्वायर 10⁻⁻6 के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया। n जो है वो 10⁻28 के बराबर है। n किसके बराबर है? 10⁻28 के बराबर है। ओके, 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो अपनी वैल्यू होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। हम सीधा टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम करेंगे L बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको फाइनली यहाँ पे कैलकुलेशन ना करके, क्योंकि हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पूछा नहीं गया। अगर हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जाता तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू लिख देते, बट फिलहाल नहीं पूछा गया है तो इस कैलकुलेशन को हम लिखेंगे ही नहीं। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं सीधा वैल्यू पुट करूँगा। आई ये हो गया, वी डी की वैल्यू मैं सॉरी एल हो गया ऊपर, और नीचे मैं वैल्यू पुट करूँगा एल आई अपॉन ANE। तो ये हमारे पास जो आएगा एक्सप्रेशन LANE डिवाइडेड बाय करंट। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर होगा टाइम। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 10⁻28 n की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू हमें 1000 रखनी है, यानी कि 10⁻³ रख दिया। A की वैल्यू हमारे पास होगी 1 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। और हमारे पास E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 4.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 3 इंटू, कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ा हूँ, आप कर सकते हैं, 10⁻6 सेकेंड्स। अब ये जो टाइम है आप देखिए, ये टाइम काफ़ी बड़ा है, 10⁻6 सेकेंड। तो अगर आप इसको आवर में भी कैलकुलेट करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा टाइम आएगा। अब यहाँ से एक माइंड में ये बात आती है कि मान लीजिए अगर मैंने इस कंडक्टर में करंट फ्लो करा है, जैसे आप ये देखिए जब मैं स्विच ऑन करता हूँ, मान लो एक स्विच है जो कि मुझे बल्ब ऑन करना है, तो उसका अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो बल्ब इमीडिएटली ग्लो हो जाता है, उसको ग्लो होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा होता है ना, जैसे आपने स्विच ऑन किया बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम को हम देखें तो इस टाइम को तो देख के ऐसा लगेगा कि अगर जो है वायर काफ़ी बड़ा है तो करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है ना। अगर प्रैक्टिकली देखें तो उसको टाइम नहीं लग रहा है, कैलकुलेशन से देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन तो ये बता रही है कि बहुत टाइम लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने के लिए। तो इसका एक्चुअल आंसर ये है, और ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी है आपके एसएल का। वो पूछते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है तब भी जो है जो करंट है वो काफ़ी तेज़ मूव कर जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक, ऐसा क्यों होता है? ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे कि मान लीजिए जब मैंने इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्ट की, तो अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो ये सोच रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से मूव करके दूसरे एंड तक जाएगा और तब करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं है, एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ सर स्क्रीन, ओके सर होगी स्क्रीन शो। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे
इसलिए जो करंट का इफेक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। नो डाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस होगा, क्योंकि जो है सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट करेंगे और जो इफेक्ट है वो इमीडिएट नजर आएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वायर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग साइमल्टेनियसली। तो ये फटाफट इस एंड से इस एंड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और जो करंट का मूवमेंट है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोशन। मैं करंट रेड कलर से शो कर रहा हूँ, तो ये करंट फ्लो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा, ठीक है, बात आई समझ में? ये आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस दूंगा मैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन और है कॉन्सेप्ट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर में दे रखे हैं आपको। तो I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो VD है, VD की वैल्यू वेरी स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल, VD की वैल्यू काफी स्मॉल होती है, तब भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो पॉसिबल हो जाता है। क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पॉसिबल होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इज पॉसिबल, करंट फ्लो इज पॉसिबल, बताओ। तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पॉसिबल जब ही होता है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। आप इस वाले पैरामीटर को देखो, इस प्रोडक्ट को देखो, ए एन ई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नो डाउट कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें और आपका एन बढ़ गया, टोटल एन बढ़ गया, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर जो उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, मान लीजिए ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया था, एक वायर ये था और दूसरा वायर ये था विद लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बात आप भी जानते हैं कि पर यूनिट टाइम एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से कम इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे जो छोटा एरिया है, और दूसरे वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे। तो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो आपका करंट बढ़ जाएगा, नो डाउट आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम रहेगी, लेकिन क्योंकि आप पर यूनिट एरिया ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस कराओगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने के बावजूद भी करंट ज्यादा फ्लो हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा एक्चुअल आंसर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर वी हैव लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन and that's why a large amount of current flow is possible through the conductor despite of the fact कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मोबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं। Okay, consider a conductor of length, consider a conductor of length 40 centimeter, where a potential difference of 10 volts is maintained between the ends of the conductor, ठीक है। Find the mobility of the electron
of the electron, mobility of the electron provided the drift velocity of the electron is 5 into 10 to the power -6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैं बोल रहा था ना कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो देखो कितनी स्मॉल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 5 into 10 to the power -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत स्मॉल है इसका ऑर्डर। चलिए करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो मोबिलिटी वी नो इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो मोबिलिटी का फार्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारे पास है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है हमारे पास। तो मेन हमारा पहला जो टास्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना। हमें जो सिचुएशन दे रखी है कि एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया 10 वोल्ट की, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है और इसकी लेंथ L है। तो we can use the relation E is equal to minus dV by dr. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो V by L आ जाएगी अगर वैल्यू की बात करें। तो मोबिलिटी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V by L। तो हमारे पास जो मोबिलिटी आएगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 5 into 10 to the power -6। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40 into 10 to the power -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई पोटेंशियल इज 10। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द मोबिलिटी। क्योंकि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है तो मोबिलिटी भी कम होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो इसको सॉल्व करने पर जो मोबिलिटी आएगी वो आएगी 2 into 10 to the power -7। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी? देखो अगर आप देखें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो कंडक्टर्स में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए उसमें जो है करंट फ्लो हो जाता है, ज़्यादा करंट फ्लो पॉसिबल। ठीक है, अच्छा पिछले सेशन में हमने आई थिंक वो डिस्कस कर लिया था ना, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी, या सिर्फ करंट एंड मोबिलिटी में डिस्कस किया था रिलेशन? चलिए लिखिए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड मोबिलिटी म्यू। ये रिलेशन हमें डिस्कस करना है, करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। तो करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू ANEVD एंड मोबिलिटी इज VD बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अगर हमें करंट डेंसिटी बनानी है तो I के नीचे हमें A को लाना पड़ेगा और ये हो जाएगा NEVD। ये हमारा करंट डेंसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा NE, और VD की जगह हम लिख सकते हैं मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड मोबिलिटी। ये रिलेशन याद रखेंगे। ओके, ये म्यूट करिए, किसका माइक है? म्यूट करो बेटा।
म्यूट करिए। चलिए नेक्स्ट हम जो हेडिंग पढ़ेंगे, वो जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistivity of conductors। तो पिछले क्लास के डिस्कशन में हमने एक एनालिसिस ये देखा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर्स के केस में तो उसका रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है, रैंडम मोशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है ना। ये एक ओवरऑल व्यू था रजिस्टिविटी का, क्योंकि रजिस्टिविटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रजिस्टिविटी इज m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो टाउ है, जो कोलिजन है, दो कोलिजन के बीच का टाइम घट जाता है, जिसकी वजह से रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये पिछले सेशन का डिस्कशन है। बट किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या रजिस्टिविटी होगी उसको हमें निकालना है। किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या रजिस्टिविटी होगी वो हमें निकालना है। तो जो फार्मूला होता है रजिस्टिविटी का वो होता है रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके एनसीईआरटी में। तो ये जो रो है वो है रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर जिस पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रो आप लिख सकते हैं रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर टी पे जिस पे आप निकालना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे निकालना चाहता हूँ। रो नॉट जो है वो रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट पर क्या होगी, यानी कि मान लो 10 डिग्री पे कितनी थी, 200 पे कितनी होगी। तो 10 डिग्री वाला टेम्परेचर टी नॉट हो गया, ठीक है, और जो 100 डिग्री वाला टेम्परेचर है वो टी हो गया। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, काफी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट्स अ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, तो यहां से, और ये जो डेल्टा टी है ये है चेंज इन टेम्परेचर विच इज टी माइनस टी नॉट। तो आपको इसको देख के एक रिलेशन याद आ रहा होगा जो आपने 11th में पढ़ा था, L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, L इज फाइनल लेंथ, एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ एट टेम्परेचर टी। तो उसी फॉर्मेट से ये रिलेशन जो है वो मैच कर रहा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ओके, अब यूनिट ऑफ, इसमें जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, अल्फा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट आप निकालो। देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको ओपन करो, देखो ये हो गया रो नॉट, ये हो गया रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। अरेंज करिए, रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। दिस implies that रो माइनस रो नॉट इंटू डेल्टा टी बाई अल्फा। तो देखो ऊपर भी रजिस्टिविटी है और नीचे भी रजिस्टिविटी है। तो ये वाला जो फैक्टर है, मैं इसको
कलर्ड कर रहा हूँ, ये वाला जो फैक्टर है ये तो यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टिविटी है और नीचे भी रेजिस्टिविटी है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो और ये जो चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस होगी या केल्विन होगी। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो है वो या तो डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगा, या फिर केल्विन इनवर्स होगा। तो ये आप यूनिट यूज कर सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, ये जो रिलेशन है रो नॉट, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज वैलिड, is valid only for small change in temperature, change in temperature किसके लिए वैलिड है? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी के लिए वैलिड है। अगर टेम्परेचर चेंज ज्यादा है तो रिलेशन ये नहीं होता, फिर एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बनता है। ये एक तरीके से टेम्परेचर में लीनियर रिलेशन है, टेम्परेचर की डेल्टा टी की पावर 1 है, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए, ज्यादा हायर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसी के बेसिस पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे लिखें? मान लो मैंने लेंथ से और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये रिलेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस वाला रिलेशन आ गया आपके पास। हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डायमेंशन में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो आपको R इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, R नॉट इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा, अभी पहले ग्राफिकल एनालिसिस करा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके? चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ ग्राफ्स बनाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला ग्राफ है फॉर मेटालिक कंडक्टर, फॉर मेटालिक कंडक्टर क्या ग्राफ बनेगा वो देख लेते हैं। फॉर मेटालिक कंडक्टर द टेम्परेचर डिपेंडेंस the temperature dependence of resistivity is non-linear, Excuse me, हाँ sir. बोलो बोलो My बोलो। screen is not visible. Sir, screen is not visible. ललिता वेट बेटा, अभी आ जाएगी या रिज्वाइन कर लीजिए आप। अभी मैंने स्लाइड चेंज की है ना, तो उसमें Okay, स्क्रीन थोड़ा sir. देर के लिए जाती है, वेट कर लो, थोड़ा सा आ जाएगी। वेट कर लो। Okay, sir. Okay, sir. तो y एक्सिस पे रेजिस्टिविटी है और x एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है। तो जो वेरिएशन है वो इस तरीके से होता है, वेरिएशन हमारा, तो इट इज नॉन लीनियर, क्योंकि जैसे ही आप हायर टेम्परेचर करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो नॉन लीनियर वे में वेरी करेगी, और लोअर टेम्परेचर पर जो है वो रेजिस्टिविटी जो है वो लीनियर वे में
जो है वो चेंज करेगी। तो अगर आप इतना पोर्शन देखें, मान लो लोअर टेम्परेचर के लिए ये मैं राइट से मार्क कर रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट लीनियर है, उसके बाद नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो लोअर टेम्परेचर पे तो लगभग लीनियर रिलेशनशिप होती है, जो हमने फार्मूला भी पढ़ा। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहती, वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज। यहाँ पे हम बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज। सबसे पहली चीज तो आपको ये मालूम होना चाहिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से आप बना रहे हैं उससे ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पहले तो ये लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, रेजिस्टिविटी of alloys is greater than the resistivity of एलिमेंट्स, यानी कि जिस एलिमेंट से वो बने हैं उनके मुकाबले अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। वैसे भी देखो अलॉयज कैसे बनते हैं, अलॉयज आर द मिक्सचर। तो आप क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के लैटिस के जो वॉइड होते हैं उसमें फिक्स करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अलॉयज हैव हायर या ग्रेटर रेजिस्टिविटी, ठीक है। द रेजिस्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम, अभी हम जो शो करेंगे वो रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम शो कर रहा हूँ ग्राफिकली, देखिए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विद टेम्परेचर। ये ग्राफ याद रखना, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। पहले तो मैं ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर आ गया T, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। मैं पॉइंटर से आपको शो करूंगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू थी, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू में जो चेंज है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इसको ऐसे मार्क कर लें, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने मार्क किया, तो ये जो चेंज है ये मेरा डेल्टा रो हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो ये पूरा जो चेंज है वो डेल्टा टी हो गया। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि डेल्टा टी डेल्टा रो के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो यानी कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे भी नाइक्रोम का जो रेजिस्टिविटी है उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये नाइक्रोम की काफी इंपॉर्टेंट है और काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ये यूज की जाती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई द अलॉय या नाइक्रोम इज यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके
दो रीजन है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अभी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा, तो पहले तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। देखो, द resistivity of nichrome, the resistivity of nichrome has weak temperature dependence, weak temperature dependence, weak temperature dependence, while that of मैंगनीज, ये भी एक अलॉय है, इट्स एन अलॉय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स एन अलॉय। तो मैंगनीज is almost independent, from temperature या of temperature, independent of temperature। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। तो हमारा जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन है alloys have high value of resistance, high value of resistivity या resistivity and low value of temperature coefficient, low value of temperature coefficient। अल्फा बहुत कम होता है, ठीक है, लो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, और यही वजह है, ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, इसी वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, alloys like nichrome, manganese are used to make, ये conceptual question है, to make standard resistors। देखो, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए, तो उसी चीज की तो हम एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए हम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं, और पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या चीज यूज की जाती है, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए हम अलॉयज का यूज करते हैं, मेटल्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलॉयज का यूज क्यों करते हैं, मेटल्स का यूज क्यों नहीं करते, तो उसका सीधा सीधा आंसर है अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा वेरी नहीं कर सकता। आप ज्यादा लेवल तक टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, बट उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होगी। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, ठीक है, तो ये जो अलॉयज हैं ये पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के वायर बनाने के लिए भी काम आते हैं, जो उसके वायर होते हैं उसको बनाने के लिए भी काम आते हैं, और उसका रीजन भी यही है कि इनकी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है एंड लो, ओके ठीक है। अब मान लो मैंने कहा मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी जो है वो 1000 कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने डेल्टा टी 1000 के बराबर ले लिया, तो मैंने काफी बढ़ा दिया टेम्परेचर, 1000 डिग्री तो बहुत हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये 1000 डिग्री चेंज कर दिया टेम्परेचर। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा अल्फा जो है वो 10⁻³ हो जाए, तो आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का ही तो चेंज आएगा, यस ठीक है। सर। तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर भी जो है, अगर अल्फा कम है तो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन कम हो रहा है, ठीक है।
और यही फायदा होता है अलॉयज यूज करने का कि आप टेम्परेचर काफी रेंज तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसका अल्फा कम होता है और जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी में ज्यादा बदलाव नहीं होता। बात आ गई समझ में? क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। Variation of resistivity of semiconductor with temperature. With temperature. स्लाइड नंबर 8। तो पहले तो लिख लेते हैं कि होता क्या है और क्यों होता है, फिर उसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है कंडक्टर का, ठीक है। कंडक्टर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी या घट रही थी? बढ़ रही थी। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर्स the resistivity decreases with increase in temperature. With increase in temperature. ये अब बात आपको याद रखनी है। इसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। टेम्परेचर, ओके। इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसका अल्फा होता है, जैसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनका अल्फा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इन दी सेंस के मान लो ये हमारे पास रिलेशन था रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये फैक्टर पॉजिटिव है, तो ये प्रोडक्ट जो भी आएगा वो जुड़ता चला जाएगा 1 में और रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मुझे रेजिस्टिविटी को घटाना है तो मुझे इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि जो अल्फा है अगर वो निगेटिव हो जाए, क्योंकि डेल्टा टी तो पॉजिटिव ही होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, चेंज तो पॉजिटिव होगा ना, फाइनल माइनस टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये तो पॉजिटिव होगा। तो अगर मेरा अल्फा निगेटिव हो जाए तो ये जो ये वाली जो चीज़ है ये सॉल्व करने पर, मैं अभी पॉइंटर से शो करूंगा आपको, ये वाली जो चीज़ है ये सॉल्व करने पर 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, तो मान लो ये प्रोडक्ट 0.5 का आ गया, तो 1 माइनस 0.5 बचेगा। 0.5 रेजिस्टिविटी इनिशियल रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल रेजिस्टिविटी जो है वो पहली वाली रेजिस्टिविटी से कम हो जाएगी। यानी कि इन सेमीकंडक्टर द कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। रीजन आपको समझ आ जाएगा क्यों है जब मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट जो हो गया, इन सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। अल्फा नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि रेजिस्टिविटी घट रही है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर conductivity increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. With increase in temperature. ठीक है, ये कंडक्टर्स का अपोजिट होता है। कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, उल्टा हो जाता है। अब सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, और उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे ये चीज़ हो रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये वैसे आपका जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उस वहाँ भी एक्सप्लेन की जाएगी,
बट मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। कौन से ग्रुप में लाई करते हैं ये? 14 में, जिसमें कार्बन लाई करता है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेमीकंडक्टर जो है वो कंपाउंड फॉर्म में भी लाई करते हैं। जैसे एक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म में है। ठीक है, एक है इंडियम फॉस्फाइड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंपाउंड फॉर्म में लाई करते हैं। तो क्या क्या होता है वो सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो गैलियम आर्सेनाइड काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, गैलियम आर्सेनाइड। और एक हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, बस ये फर्क है दोनों सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, गैलियम आर्सेनाइड जो है वो आपका एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब सेमीकंडक्टर का पार्ट है। अब सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घट क्यों रही है, इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन ले लें, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 14 ग्रुप में लाई कर रहा है। तो इसका लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर। ये डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पूछा जाएगा, बट इट विल इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, लैटिस स्ट्रक्चर। तो इसका मैं लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ड्रॉ कर दूं लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये एक 3D लैटिस स्ट्रक्चर है, बट मैं उसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, तो वो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, पर ये क्यूब की शेप में है। तो ये आपका सिलिकॉन हो गया यहाँ पे, ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये दूसरा सिलिकॉन का एटम, तीसरा। और ये कैसे सॉलिड होता है, कोवलेंट सॉलिड होता है, यानी कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या बनाएंगे, ये जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो मैं इनके बीच में बॉन्ड बना रहा हूँ, ये देखो, ये कोवलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। हर सिलिकॉन अपने बराबर वाले 4 सिलिकॉन एटम से कोवलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये है सिलिकॉन लैटिस एट एब्सोल्यूट जीरो। एट टेम्परेचर T 0 केल्विन। अब इस पे क्या होगा कि ऑल बॉन्ड आर इंटैक्ट। ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सिलिकॉन का है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे पूरे तरीके से। ठीक है, ऑल बॉन्ड आर इंटैक्ट, सारे बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं। ऑल बॉन्ड आर इंटैक्ट, कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं। तो मैं लिख देता हूँ ऑल बॉन्ड्स आर इंटैक्ट, सही सलामत है, इंटैक्ट है एट टेम्परेचर टी। अब टेम्परेचर, अगर मैं इसका टेम्परेचर टी बढ़ा दूं तो होगा क्या कि कुछ बॉन्ड थर्मल एनर्जी की वजह से टूट जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या लैटिस स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं पहले एट टेम्परेचर टी, लैटिस स्ट्रक्चर एट टेम्परेचर टी केल्विन, कोई भी टेम्परेचर टी केल्विन पे बना लेते हैं।
पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सिलिकॉन एटम यहाँ पे बना लेते हैं। सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन, ऑल आर सिलिकॉन एटम्स, और इनके बीच में बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अगेन ये 3D स्ट्रक्चर है, बट मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ लैटिस का। अब इसमें थर्मल एनर्जी की वजह से, अब मेरी बात समझना, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो थर्मल एनर्जी है विच इज 3/2 kT, ये होती है थर्मल एनर्जी। अगर ये थर्मल एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो है उससे ज्यादा हो गई किसी पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी से, तो वो जो पर्टिकुलर बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। और जब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसके ब्रेक होने की वजह से होगा क्या, वो आप समझिएगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके अंदर एक तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मान लो ये मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि जो रेड कलर का मैं डॉट सर्कल दिखा रहा हूँ ये वैकेंसी है, और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा जिससे ये बॉन्ड बनना था। तो ये वाइट वाला डॉट है जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड वाला सर्किल है वो वैकेंसी है। बाकी और मैंने इंटैक्ट दिखा दिए, ठीक है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे होंगे पूरे क्रिस्टल में, बट अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ एक आपको पेयर दिखा रहा हूँ। तो जब कोई बॉन्ड टूटेगा तो दो चीजें क्रिएट होंगी, एक तो वैकेंसी क्रिएट होगी और एक जो है इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो रेड कलर और ये हमने मार्क किया, इनको बोलते हैं, ये रेड कलर हो गया और ये वाइट इलेक्ट्रॉन हो गया, इनको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या बोला जाता है? थर्मली जनरेटेड। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड टूट सकता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड मतलब बाउंड है वो। और जैसे ही आपने वो टेम्परेचर बढ़ाया तो किसी लैटिस, किसी साइड पर लैटिस में यहाँ पर इस जगह कोई एक बॉन्ड रैंडमली टूट गया। तो जब ये बॉन्ड रैंडमली टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ पे एक वैकेंसी हो गई, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसको जो नाम दिया जाता है, टेक्निकल नाम, वो होल है। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो व्हाइट डॉट से जो मैंने शो किया है इस डायग्राम में वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड सर्किल से मैंने शो किया है वो होल है, यानी कि वो बॉन्ड की वैकेंसी शो कर रहा है। ठीक है, बात आई समझ में? क्लियर है? अब मुझे आप ये बात बताओ कि अगर जो ये वाला केस था पहला वाला जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे और मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, मान लो मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया, क्या कोई करंट फ्लो होगा? कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि जब टेम्परेचर कम था तो सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, और अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाई, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने पर होगा क्या, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट हुआ। होल का भी मूवमेंट होगा। होल का मूवमेंट कैसे होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, होल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। अभी बताऊंगा कैसे मूव करेंगे। होल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे और इसकी वजह से एक करंट IH जनरेट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट करंट कितना होगा, तो आप देखेंगे IE और IH सेम डायरेक्शन में और दो अलग अलग
फ्री चार्ज पार्टिकल की वजह से वो फ्लो हो रहा है, तो नेट करंट जो होगा I इज इक्वल टू IE प्लस IH की वजह से होगा, जबकि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ होल इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल की वजह से होगा। ठीक है, अब ये होल का मूवमेंट कैसा होगा वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, स्लाइड चेंज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट समझ में आ रहा है, जैसे कंडक्टर में हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, सिमिलर टू कंडक्टर। बट होल का मूवमेंट कैसा हो गया? सर हाँ बोलो। सर टेम्परेचर सर 0 केल्विन सर इमेजिनरी होता है, तो सर ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कभी? नहीं तो थर्मली जनरेटेड हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि जैसे ही मैं लगाऊंगा तो उनकी कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ जाएंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा स्ट्रक्चर तो कभी ला ही नहीं करेगा कि एब्सोल्यूट जीरो हो जाए और कंडक्टिविटी जीरो हो जाए। ओके, ये तो इमेजिनरी है। ओके, तो मुझे तो ये बताना था कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो और थर्मली जनरेट। डायग्राम बना लो, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेचर T पे बात करते हैं, जहां पे हमारे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं। बाकी तो ऑल बॉन्ड हम इंटैक्ट ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। मान लो ये हमने दिखाया था कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया था और यहाँ पे ये होल प्रोड्यूस हो गया था, वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ गया, तो जिस लोकेशन पे ये इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड बना रहा था वो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ओके, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ इस पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं। मान लो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस पूरे रीजन में, तो हमें ये तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे भी फोर्स लगेगी और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उस पे भी फोर्स लगेगी। तो ये मान लो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स लगी, तो ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो इस रेड वाली वैकेंसी को फिल कर देगा। मैं अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये बॉन्ड है सिलिकॉन के बीच में, यहाँ पे एक बाउंड इलेक्ट्रॉन है व्हाइट कलर का, एक होल है यहाँ पे, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। तो ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये जो सिचुएशन है वो कैसे बन जाएगी? ये बॉन्ड हो गया हमारे पास, इस वैकेंसी में तो आ गया इलेक्ट्रॉन, रेड रेड की जो वैकेंसी है यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन आया वहां पे ये वैकेंसी शिफ्ट हो गई, तो होल इस लोकेशन से इस लोकेशन शिफ्ट हुआ। तो बता सकते हो होल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? होल का मूवमेंट तो, हाँ बोलो। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैं कर रहा हूँ, देख। तो हमारा ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है वो बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड में एक बाउंड इलेक्ट्रॉन था व्हाइट वाला, एक वैकेंसी थी होल। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई टुवर्ड्स राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है व्हाइट कलर का, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोकेशन को छोड़कर इस वैकेंसी में आ जाएगा, और जैसे ये इस वैकेंसी में आया तो इलेक्ट्रॉन तो आ गया इस जगह, वैकेंसी की जगह आ गया। अब जिस जगह से इलेक्ट्रॉन आया वहां पे क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपेरेंटली वैकेंसी का मूवमेंट किधर हुआ या होल का मूवमेंट किधर हुआ, तो होल का या वैकेंसी का मूवमेंट, होल पहले यहाँ था और यहाँ आ गया, तो होल का मूवमेंट तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना। होल का मूवमेंट किसके डायरेक्शन में हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ। तो यही बात मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं।
लेकिन जो होल आपको नजर आता है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी करंट की बात करें तो करंट हमारा जो है इनमें जुड़ जाता है, I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, होल की वजह से करंट, और तो आई ई जो होता है वो होता है एन ई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, चार्ज ऑन होल विच इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। इस एक्सप्रेशन को डिटेल में हम सेमीकंडक्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी यहां से ये समझ लेते हैं कि whenever we increase temperature, हमने ये पढ़ा ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है और रेजिस्टिविटी घट रही है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, thermally generated electron hole pair increases, thermally generated electron hole pair increases, here pair increases, hence conductivity increases with increase in temperature, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो डिस्कशन है वो रिमेनिंग डिस्कशन हम सेमीकंडक्टर के चैप्टर में ही करेंगे, और भी बहुत सी कैलकुलेशन है वो सारा सेमीकंडक्टर में। तो बस आपको यहाँ पे जो फोकस करना है वो ये करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी या रेजिस्टिविटी क्यों घटी, और अल्फा नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिखिए, variation of resistivity of electrolyte with temperature. Variation of resistivity of electrolytes with temperature. अब आप प्रिडिक्ट करिए क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसमें बढ़ेगी या किसमें घटेगी? चलो लिखो, एज द टेम्परेचर increases the interatomic या interionic attraction इंटरआयोनिक इंटरेक्शन, एक तो सॉल्यूट का हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट का हो गया, एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट का हो गया। decreases and also the viscous force, decreases, hence conductivity increases
conductivity increases or resistivity decreases. Resistivity decreases with temperature, with increase in temperature. With increase in temperature. ठीक है, और ये बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो है ये चीज़ वैलिड नहीं होती, वहाँ उल्टा हो जाता है। वहाँ पे जो है कंडक्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो आयन का मूवमेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, अपोजिशन फील होगा, इसलिए वहाँ पे रिवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके जो ग्राफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, नेक्स्ट हेडिंग। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये सर्टेन कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान दो तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो इसके साथ कंडीशन हो गई, तो यूनिवर्सल तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सबसे लिमिटेशन क्या है कि जो ओम्स लॉ है इट इज एप्लीकेबल एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और हर कंडक्टर के लिए नहीं लगता। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ कंडक्टर, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर के लिए लगता है, हो सकता है सेमीकंडक्टर के लिए ना लगे, या इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना लगे, या कंडक्टर में भी लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल और हायर टेम्परेचर पर एप्लीकेबल ना हो। तो इसके बेसिस पे कंडक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वन इज ओमिक कंडक्टर, अनदर इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, V इजिकल टू आई आर के रिलेशन को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि वो V इजिकल टू आई आर के रिलेशन को फॉलो नहीं करते। मैं एक बार रिपीट करूंगा, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स लॉ जो है मैं वो मेटेलिक कंडक्टर में लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और हर तरीके के कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो ये लिमिटेशन हो गई कि हर जगह नहीं लग पा रहा है। ठीक है, फिर इसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया कंडक्टर को, किसके बेसिस पे कि कौन सा कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कौन से कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो पहला है हमारा ओमिक कंडक्टर, सबसे पहली चीज है ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, ठीक है, द कंडक्टर विच फॉलो the conductor which follows Ohm's law are called ohmic conductor। Are called ohmic conductor। Okay, a metallic conductor for a small current, करंट की वैल्यू ज्यादा नहीं फ्लो होनी चाहिए, लो टेम्परेचर। ओके, एंड द इलेक्ट्रोलाइट copper sulfate act as ohmic conductor। act as ohmic conductor, याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है।
ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और जो ओमिक कंडक्टर होते हैं उसका वी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्लाइड चेंज कर दो। तो ओमिक कंडक्टर के लिए जो वी आई कर्व है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और आई वी कर्व भी जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बट हर कंडक्टर का आई वी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता क्योंकि वो ओमिक कंडक्टर नहीं होते, तो डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें काफी कुछ है। नॉन ओमिक कंडक्टर, इसमें मैं जितने भी ग्राफ बनाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्चुअल में आपको मिल जाएंगे। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, द कंडक्टर which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor. The conductor which do not obey, यानी कि जो V इज इक्वल टू आई आर के रिलेशन को फॉलो नहीं करते, Ohm's law are called non-ohmic conductor. ओके तो सबसे पहले है मेटेलिक कंडक्टर एट हायर टेम्परेचर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो पहला हो गया, या मेटेलिक कंडक्टर फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट। मेटेलिक कंडक्टर फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट, फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट। अब समझ रहे हैं, इसमें दो मैं ग्राफ बनाऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ। तो मान लो पहले मैंने वी आई ग्राफ बनाया, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बना, बट ये तो ओमिक के लिए होता है। अब जब तक करंट की वैल्यू कम है जब तक तो ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूं θ1, तो tan θ1 रेजिस्टेंस R1 के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप फिक्स है। लेकिन हायर करंट पर होता क्या है कि ये कर्व स्ट्रेट नहीं रहती, ये वेरिएशन शो करती है, यानी कि ये कर्व इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो अब जो है वो रेजिस्टेंस R1 नहीं रहेगा क्योंकि एंगल θ1 नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालो, ठीक है, तो आपकी स्लोप देखो कैसे बनेगी। यहाँ पे ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं तो θ2 लिखूंगा ना, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा θ2 वो R2 के बराबर होगा, और θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस R2 बड़ा हो जाएगा R1 से। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो नॉन लीनियर वे में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो R जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बट वो रहा नहीं, वो चेंज हो गया। ठीक है, अब कुछ बुक्स में, अब आप ये ग्राफ देखेंगे, कुछ बुक्स में ये जो ग्राफ का ये पोर्शन मैंने ऊपर उठाया, कुछ बुक्स में ये नीचे दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन आएगी और वो नीचे झुक जाएगा कर्व। ओके, तो आप बोलोगे सर ने तो ऐसा बताया था ये ऊपर कर्व है और ये हमें बुक में दे रखा है वो नीचे दे रखा है, बट आप वहां पे एक चीज स्किप कर जाते हो कि उस बुक में ये जो एक्सिस है वो चेंज है, वाई एक्सिस करंट है और एक्स एक्सिस पोटेंशियल है। तो आप वो भी ग्राफ बना लेते हैं जहां पे अगर हम एक्सिस चेंज करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा। स्लाइड चेंज कर लो। तो अभी हमें वाई एक्सिस पे क्या शो करना है,
हमें y एक्सिस पे करंट शो करना है और x एक्सिस पे पोटेंशियल शो करना है। हमारा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन बना दिया, लेकिन जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये स्ट्रेट कर्व नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। तो इसको अब हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम θ1 की बात करें, θ1 tan of θ1 इज इक्वल टू 1/r1, क्योंकि ये IV कर्व है तो इसमें जो है रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो कर्व है ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से डेविएट होगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे टेंजेंट बनाइए, देखिए यहाँ पे टेंजेंट कैसे बनेगी, और आप बताइए कि एंगल बढ़ेगा या घटेगा। तो मान लो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये θ2 बन रहा है। तो यहाँ पे जो tan of θ2 होगा वो बेसिकली 1/r2 होगा। तो अब ये तो याद रखो कि रेजिस्टेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है, रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। हाई जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब हीट होगा, जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के थ्रू तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है I²RT होती है। तो H इज इक्वल टू I²RT। तो जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट होगा, तो रेजिस्टेंस फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपका यहाँ पे R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 ही होगा, इसका मतलब जो θ2 होगा वो लेस देन θ1 होगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल एनालिसिस है, याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। IV ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में एक डिवाइस होता है पीएन जंक्शन, ये सेमीकंडक्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, पीएन जंक्शन आईवी कैरेक्टरिस्टिक, आईवी ग्राफ। इस आईवी ग्राफ को दूसरा नाम दिया जाता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे ग्राफ ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, और ये जो मैं कर्व बना रहा हूँ इसको बनाने का कोई फार्मूला नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ की जाती है। और इनफैक्ट इसका एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में भी है कि वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए और आईवी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि आईवी ग्राफ बनाइए रीडिंग लेके, किसका, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, डायोड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं पीएन जंक्शन को? इसका दूसरा नाम क्या है? डायोड। और डायोड आपने सुने हैं, डायोड कई तरीके से होते हैं। जैसे आपने एलईडी सुना, तो एलईडी में लास्ट वाला जो डी है वो किसको शो कर रहा है? डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। आपने नाम सुना फोटो डायोड, ठीक है, तो क्या है ये लास्ट में? डायोड। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डायोड हैं, ये सब आपको सेमीकंडक्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होना चाहिए, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल कर्व, है ना, कोई फार्मूला नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, क्योंकि वो तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा V इज इक्वल टू आई आर। ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गई। ओके, बाकी जो इस ग्राफ का डिटेल डिस्कशन है वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में ही पॉसिबल है, यहाँ पे हम चाके भी नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है। तो सिर्फ ग्राफ याद कर लेंगे कि क्या होगा। सबसे पहली बात तो आई मैंने वाई एक्सिस पे शो किया है, और आई यहाँ पे मिली एम्पियर में है, और जो नीचे आई जो होगा वो माइक्रो एम्पियर में होता है। यूनिट का खासकर ध्यान रखेंगे। जो कर्व है वो इस तरीके से बनती है, देखो नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कर्व बनती है। अभी फिलहाल आपको कर्व याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों आई, कैसे हुआ, सबका रीजन है, लेकिन इस चैप्टर में बताना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ कर्व याद रखेंगे। अच्छा, एक सेमीकंडक्टर और हमने पढ़ा था अभी, गैलियम आर्सेनाइड, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसका कर्व कैसा बनेगा, आईवी कर्व देख लेते हैं। अच्छा, जब भी एक बात याद रखिएगा, जब भी हम सेमीकंडक्टर में ग्राफ बनाते हैं तो आई वाई एक्सिस पे लेते हैं और वी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है। तो सेमीकंडक्टर में आई जो है वाई एक्सिस पे लिया जाएगा और वी एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट इज गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर जो है
वो गैलियम आर्सेनाइड। तो हमारा क्या है, नॉन ओमिक। अच्छा मैं पीछे कर देता हूँ, नोट कर लो बेटा। डन। आंसर। नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर में हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। इट्स अ सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड, यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा जाता है। y एक्सिस हो गया, फिर हमारा x एक्सिस। सेमीकंडक्टर का ग्राफ है तो ऑब्वियस है कि जो y एक्सिस होगी उस पर करंट होगा, ठीक है, मिली एम्पियर में, और जो x एक्सिस है उस पर पोटेंशियल होगा v, और जो इसका कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है कर्व। ओके, अब जरा इसमें रीजन मार्क करिएगा, समझिएगा रीजन में क्या क्या मार्क करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रीजन। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ, ये जो लाइन है ये कुछ रीजन को स्पेसिफाई करेगी, तो ये ग्राफ का पार्ट नहीं है तो मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा, डॉटेड, ठीक है, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओ इस वाले रीजन में, मान लीजिए अगर मैं इस वाले रीजन में टेंजेंट बनाता हूँ तो लगभग लीनियर आ रहा है रेजिस्टेंस, तो ये जो रीजन है ये कहलाता है लीनियर रीजन, यानी कि जहाँ यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये कहलाता है लीनियर। एज इट इज ग्राफ बनाने के लिए आता है, और आपको मार्क करना होता है कि कौन सा रीजन लीनियर है, कौन सा रीजन नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर रीजन है, नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है वो निगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, निगेटिव रेजिस्टेंस। कैसे निगेटिव रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे स्लोप बनाओ, दिखाता हूँ आपको कैसे ये निगेटिव रीजन है। तो मान लो ये है, यहाँ पे मैंने ग्राफ यहाँ पे स्लोप बना दिया, मान लो इस पॉइंट पर, तो जब मैंने इस पॉइंट पर स्लोप बनाया तो ये जो इसके साथ एंगल फॉर्म करेगा वो थीटा, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो tan थीटा इज इक्वल टू 1/r। अब क्योंकि थीटा जो है वो 90 से बड़ा है तो मेरा जो tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब मेरा 1/r